जिस यूनिट कमांडर को ज़रूरत महसूस हुई वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करके रॉयल एयरफोर्स से लड़ाका हवाई जहाज बुलवा सकता है। तोपखाना यूनिट कमांडरों के दिए हुए टारगेट पर फायर करेगा। ये जंगी ताकत जो इस ऑपरेशन ऑर्डर में बयान की गई है 2 ब्रिगेडों जितनी है। 2 ब्रिगेडों को इस्तेमाल किया गया किसके खिलाफ? सिर्फ एक गोरीला गिरोह के खात्मे के लिए। ये सारी दुनिया ने देखा कि इंडोनेशियन मुसलमानों के एक भी गोरीला गिरोह का खात्मा नहीं किया जा सका था। मैं इंडोनेशियन मुसलमानों का एक वाकया सुनाता हूँ जो नाकाबिले यकीन लगता है, लेकिन इसके गवाह बरतानिया के 2 अखबार हैं और हिंदुस्तान के अंग्रेजी अखबारों में भी ये तस्वीर छपी थी। बाद में मैंने एक किताब में यह वाकया पढ़ा था और उस किताब का मुसन्निफ एक अमरीकी वक़ाए निगार था। हवाई जहाज़ों की लड़ाइयाँ फ़िज़ा में होती हैं। हवाई जहाज़ को हवाई जहाज़ ही गिरा सकता है या तैयारा शिकन गन्ने हवाई जहाज़ को मार सकती हैं। लेकिन कौन मान सकता है कि इंडोनेशिया के जंगली ने बर्छी से एक लड़ाका तैयारा गिरा लिया था। ये लड़ाका हवाई जहाज़ अंग्रेज़ों की एयरफोर्स का उस वक्त का तेज़ रफ्तार हवाई जहाज़ था जिसे स्पिटफायर कहते थे। इंडोनेशिया के गोरीले जंगलों में ही रहते थे। उस वक्त इंडोनेशिया के जंगल बड़े ही घने और दुश्वार गुजार थे। वहाँ किसी को ढूंढ निकालना आसान काम नहीं था। इत्तहादियों ने गोरीलों के खिलाफ अपने लड़ाका बमबार तैयारे इस्तेमाल किए थे। बरतानिया की एयरफोर्स, जिसे रॉयल एयरफोर्स कहा जाता था, उसका एक लड़ाका हवाई जहाज़ वहाँ के एक जंगल के ऊपर बहुत कम बुलंदी पर उड़ रहा था। एयरफोर्स की ज़बान में उसे दरख्तों की बुलंदी पर उड़ना कहते हैं। उस हवाई जहाज़ के पायलट को ऐसा कोई ख़तरा नहीं था कि नीचे से उस पर तैयारा शिकन गन्नें फायर होंगी, इसलिए वो इतनी ख़तरनाक कम बुलंदी पर उड़ रहा था। नीचे एक इंडोनेशी बर्छी हाथ में लिए कहीं जा रहा था। उसने हवाई जहाज़ को इतना नीचे उड़ते देखा तो वो एक ऊंची टीकरी पर चढ़ गया। एक बार यह हवाई जहाज़ उसके ऊपर आ गया। हवाबाज ने उसकी तरफ तवज्जो ही ना दी, लेकिन ये जंगली सा इंडोनेशी हवाई जहाज़ को देखता रहा। कुछ दूर जाकर हवाई जहाज़ फिर उसकी तरफ आया। अब के उसकी बुलंदी और ज़्यादा कम हो गई थी। इधर यह इंडोनेशी बुलंद टीकरी पर खड़ा था। जब तैयारा उसके करीब आया तो उसने यह बर्छी इस तरह हाथों में तान ली जिस तरह वो शेर पर फेंका करता था। हवाई जहाज़ उसके ऊपर से गुजरने लगा तो उसने पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। उस जंगली इंडोनेशी को यकीनन पता नहीं होगा कि हवाई जहाज़ का नाजुक हिस्सा कौन सा होता है। हवाई जहाज़ की बॉडी एक पतली सी धात की बनी हुई होती है जो एल्यूमिनियम से भी पतली होती है, लेकिन उसमें हवा का इंतहाई तेज़ दबाव बर्दाश्त करने की मजबूती होती है। लेकिन यह धात ज़रा सी भी ज़र्ब से बर्दाश्त नहीं कर सकती और गोली उसमें निहायत आसानी से गुजर जाती है। उस जंगली की बर्छी हवाई जहाज़ में ऐसी जगह उतर गई जहां आगे गालबन पेट्रोल की नाली थी, या हो सकता है ये पेट्रोल की टैंकी में लगी हो। हवाई जहाज़ की पेट्रोल की टैंकियां उसके परों में होती हैं। बहरहाल हुआ ये कि हवाई जहाज़ के इंजन का पेट्रोल रुकने लगा और उसकी परवाज़ डामाडोल हो गई। पायलट के बयान के मुताबिक उसे ज़रा सा भी शक ना हुआ कि उसके तैयारे के नीचे बर्छी लगी हुई है जो अभी तक तैयारे में ही है। हवाई जहाज़ से पेट्रोल ज़्यादा बह रहा था और इंजन को कम मिल रहा था। इंजन रुकता और खुद ही चल पड़ता था। इस सूरत हाल में पायलट ने अपने अड्डे का रुख कर लिया। वो अपने अड्डे पर पहुंच तो गया, लेकिन हवाई जहाज़ उसके काबू से निकला जा रहा था। नीचे से सबने देखा कि उस तैयारे के नीचे एक बांस सा लटक रहा है। सब हैरान हुए कि ये क्या हो सकता है। इत्तफाक से हवाई अड्डे पर एक अखबारी रिपोर्टर और फोटोग्राफर भी मौजूद था। ये लोग गोरीला ऑपरेशन और उसके खिलाफ कार्रवाइयों की खबरें लेने आया करते थे। फोटोग्राफर ने उस हवाई जहाज़ की तस्वीर ले ली। ये तस्वीर सारी दुनिया में मशहूर हुई। जब पायलट तैयारा उतार रहा था, यानी लैंडिंग के लिए रनवे पर आया, तो उसका पेट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हवाई जहाज़ रनवे पर ठीक तरह उतरने के बजाय बड़ी ज़ोर से गिरा और उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। पायलट तो बच गया, लेकिन हवाई जहाज़ वक्ती तौर पर या शायद हमेशा के लिए बेकार हो गया। पायलट ने बयान दिया कि अब उसे याद आता है कि उसने एक आदमी को बुलंद जगह खड़े देखा था और उसके हाथ में बर्छी थी, लेकिन उसकी तरफ उसने ऐसी तवज्जो नहीं दी थी जैसे किसी मशकूक आदमी को दी जाती है। बाद में ये पता चल गया था कि वो एक जंगली आदमी था जो बर्छी से शिकार खेला करता था। ये समझना और यकीन करना मुश्किल नहीं कि बर्छी हवाई जहाज़ की बॉडी या विंग में किस तरह उतर गई थी। हवाई जहाज़ की रफ्तार बहुत तेज़ थी और उधर से उस शख्स ने बर्छी पूरी ताकत से मारी थी। इस तरह हवाई जहाज़ की रफ्तार और बर्छी फेंकने वाले की ताकत में बर्छी का काम आसान कर दिया और बर्छी हवाई जहाज़ में उतर गई। इस वाक़े के बाद रॉयल एयरफोर्स ने एक हुक्म जारी किया था कि जंगल के ऊपर उड़ते हुए कोई पायलट 500 फुट की बुलंदी से नीचे ना उड़े। अब इंडियन आर्मी को इंडोनेशियन हुर्रियत पसंद गोरीलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। मेरी बटालियन भी कंपनी और प्लाटून होकर बिखर गई। हर कंपनी और हर प्लाटून को अलग अलग टास्क और मिशन दे दिया गया। बटालियन हेडक्वार्टर एक कस्बे में रहा। मैं बटालियन हेडक्वार्टर में था।
आगे मेरा कोई काम न था। जब इंडियन आर्मी गोरीलों के खिलाफ एक्शन में आई तो एक और ही सूरत हाल पैदा हो गई। वो ये कि इंडियन आर्मी के मुसलमान इक्का दुक्का इधर से भागकर इंडोनेशियन गोरीलों से मिलने लगे। हुर्रियत पसंदों का नारा मर्दीका हर तरफ मशहूर हो गया। मर्दीका के मायने हैं आज़ादी। जब इंडियन आर्मी के मुसलमान उधर से भागकर गोरीलों के पास जाने लगे तो एक और नारा मशहूर हो गया, मुस्लिम समा समा। इसका मतलब है कि मुसलमान एक हैं। यही नारा था जो एक रोज़ मुझे भी इंडोनेशियन हुर्रियत पसंदों के पास ले गया और मैंने उनके पास खासा अरसा गुजारा। ये बात सुनाने से पहले मैं एक बड़ा ही जज्बाती और वलवला अंगेज़ वाक़या सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। ये वाक़या तमाम तर हिंदुस्तानी यूनिटों में मशहूर हो गया था। ये गालिबन बंडोंग के इलाके का वाक़या है। मैंने यह वाक़या सुना था और जिसका यह कारनामा है वो मेरे ही इलाके का रहने वाला था। वो 8 पंजाब की बटालियन का हवालदार था और उसका नाम हवालदार अकबर था। इत्तफाक से मैंने उसे 2-3 मरतबा देखा भी था। 6 फुट का बड़ा खूबरू जवान था। ये तो मैं सुना चुका हूँ कि वलंदेजी औरतों का किरदार किस कदर घटिया और शर्मनाक था। वो फौजियों के साथ राशन पानी के लिए और बिस्कुटों और सिगरेटों के डब्बों के लिए, शराब और बियर के लिए दोस्ती लगाती थी। लेकिन एक वलंदेजी लड़की हवालदार अकबर पर ऐसी फरीफ्ता हुई कि उसी की होकर रह गई। हालांकि वलंदेजी लड़कियों का वतीरा ये था कि वो उसकी होती थीं जिनसे उन्हें राशन मिलता था। आज किसी के साथ और कल किसी और के साथ, लेकिन ये लड़की अपने दिल में हवालदार अकबर की मोहब्बत ले बैठी। ये भी पता चला कि ये लड़की अकबर को ईसाई हो जाने की तरगीब देती रही, लेकिन अकबर एक लड़की की खातिर अपना मजहब छोड़ने पर रजामंद नहीं होता था। फिर भी ये मोहब्बत कायम रही। अकबर ने लड़की से कह दिया था कि मोहब्बत मजहब नहीं देखा करती। अगर मजहब को ही देखना है और तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। लड़की उसके पास आती रही और दोनों इकट्ठे घूमते फिरते रहे। ये गवाही हर कोई देता था कि उस वलंदेजी लड़की ने किसी दूसरे फौजी की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। एक रोज़ हवालदार अकबर की कंपनी या प्लाटून गोरीलों के खिलाफ एक मिशन पर गई। इत्तला मिली थी कि गोरीलों का एक गिरोह फलां जगह मौजूद है। कंपनी वहां तक पहुंची तो गोरीलों ने फायर खोल दिया। इधर कंपनी में भी पोजीशन हो गई और दोनों तरफ से बेपनाह फायर होने लगा। कंपनी की नफरी ज्यादा थी। नजर यही आ रहा था कि कंपनी उन गोरीलों को घेरे में लेकर पकड़ लेगी या सबको खत्म कर देगी। गोरीलों की तरफ से नारा बुलंद हुआ, मर्दी का। फिर दूसरा नारा बुलंद हुआ, मुस्लिम समा समा। हवालदार अकबर अचानक अपनी पोजीशन से उठा और उसने बड़ी ही बुलंद आवाज से नारा लगाया, मर्दी का, और गोरीलों की तरफ दौड़ पड़ा। और फिर उसने दौड़ते दौड़ते दूसरा नारा लगाया, मुस्लिम समा समा। वो गोरीलों से जा मिलने के लिए दौड़ा जा रहा था। वो मर्दी का के नारे लगाता जा रहा था। कंपनी कमांडर एक अंग्रेज कैप्टन था। उस बदबख्त ने पीछे से हवालदार अकबर पर फायर कर दिया और अकबर गोरीलों और अपनी कंपनी के दरमियान गिर पड़ा। उसकी लाश उठाने के लिए गए तो गोरीलों ने बहुत ज्यादा फायर कर दिया। उस फायर से 2-3 जवान मारे गए। हवालदार अकबर गोरीलों तक ना पहुंच सका और गोरीले कंपनी के घेरे से निकल गए। अकबर को वहीं कहीं गालिबन बंडोंग में ही दफन कर दिया गया। वो लड़की उसे मिलने आई तो उसे बताया गया कि अकबर इस तरह मारा गया है। उसे अकबर की कब्र भी दिखाई गई। लड़की का तो ये आलम था जैसे उसका दिमाग माउफ हो गया हो। वो ज्यादातर अकबर की कब्र पर हाथ फेरती और धाड़े मार मार कर रोती रहती थी। घर वाले उसे वहां से उठाने आते तो वो काटने को दौड़ती थी। आखिर एक रोज उसने चिल्लाकर नारा लगाया, मर्दी का, और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। बाद में पता चला था कि वो वापस नहीं आई थी और उसे इंडोनेशियन गोरीलों के साथ देखा गया था। एक खबर यह भी सुनी थी कि वो मुसलमान हो गई थी, लेकिन मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। इंडोनेशियन हुर्रियत पसंदों की जंग आज़ादी ने ऐसे कई एक वलवला अंगेज और ईमान अफरोज कहानियों को जन्म दिया था। ये तो तमहीद है जो मैंने बांधी है। आगे जाकर तफसीलात पेश करूंगा और आप एक रोज़ मुझे भी और इंडियन आर्मी के बेशुमार मुसलमानों को भी इंडोनेशियन गोरीलों के साथ मर्दीका का नारा लगाता सुनेंगे। मेरी ये रुदाद इंडोनेशिया में दाखिल हो गई है और इसने मेरे लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है। मुश्किल ये है कि मैं कोई फैसला नहीं कर सकता कि कौन सी बात हज़फ करूं और कौन सी सुनाऊं। वहां गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने आ गया है। जी चाहता है कि हर लम्हे की बात सुनाऊं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुमकिन तो ये भी नहीं कि मैं बाज़ बातें हज़फ कर दूं। बहरहाल चीदा चीदा बातें सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। बर्मा के जंगल की बात कुछ और थी। वो तो पुरस्रार और ख़तरनाक जगह थी जहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता था और हुआ भी। लेकिन वहाँ मैं अपनी ज़ात को और अपने दीन और ईमान को भी भूल गया था। अलबत्ता अपने किरदार को, जिसे आप ईमान कह लें, कुछ कह लें, कायम रखा। वहाँ मुझ पर जो गुजरी और मैंने वहाँ जो देखा वो अलिफ लैला की दास्तानें लगती हैं। लेकिन इंडोनेशिया में आकर एक ही बात जहन और दिल में बैठ गई कि ये एक मुसलमान कौम है, हुर्रियत पसंद है, और मैं भी मुसलमान हूँ। मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि उस वक्त दुनिया के इस खित्ते को इंडोनेशिया नहीं कहते थे।
किसी के वहमो गुमान में भी न था कि इन जजीरों के झुरमुट को इंडोनेशिया का नाम दिया जाएगा और ये एक दिन इस्लामी ममलिकत होगी। मैंने कुफर के खिलाफ जहाद देखा है तो इंडोनेशिया में देखा है। इससे पहले जहाद शमाल मगरबी सरहदी सूबे के कबायली इलाके में देखा था। मैं 2-3 बार कह चुका हूँ कि मेरा ईमान वहीं बेदार हुआ था। मैंने मलाया में जब अपनी यूनिट में जाने का फैसला किया था तो वो मायूसी के आलम में किया था। मैं कुछ भटक सा गया था। मेरे दिल ने यह कहना शुरू कर दिया था कि ये तो खज्जल खार होने वाली बात है, बेहतर है अंग्रेज़ों की फ़ौज में वापस चले चलो। लेकिन इंडोनेशिया में हमें जब वहाँ के हुर्रियत पसंद मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोर्चा बंद किया गया तो मेरा ईमान पहले से ज़्यादा बेदार हो गया और मैं अपने आप को पक्का मुसलमान समझने लगा। मैंने इंडोनेशिया में जो देखा और जो किया वो तो सुनाऊंगा ही, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि इंडोनेशियन हुर्रियत पसंदों के मुतल्लिक गैरों ने बाद में जो लिखा था उसकी थोड़ी सी झलक पहले ही दिखा दूँ। अगर मैंने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए तो आप कहेंगे कि यह शख्स मुबालगा आराई कर रहा है। इससे पहले मैं आपको गैरों की राय सुनाता हूँ। इंडोनेशिया का ज़्यादातर इलाका जंगलाती है और जंगल इतने घने हैं कि बाज़ जगहों पर तो आसमान भी नज़र नहीं आता। बहुत से इलाके पहाड़ियों और चट्टानों वाले हैं और जजीरे तो बेशुमार हैं। मैं अगर फ़ौजी नुक्ता नज़र से बात करूँ तो यही कहूँगा कि ये इलाका गोरीला जंग के लिए मौजू था। लेकिन इलाके का मौजू होना ही काफ़ी नहीं हुआ करता। लड़ने वालों में जज्बा ना हो तो कुदरत की अता की हुई इन सहूलतों से और नहायत अच्छे हथियारों से भी वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। इंडोनेशियन मुसलमानों ने मुनज़्ज़म गोरीला जंग लड़ी और ज़मीन के खदोखाल से पूरा फ़ायदा उठाया। इसकी तारीफ़ अमरीका, बरतानिया और दूसरे ममालिक ने भी की थी कि जिस तरह इंडोनेशियन मुसलमान लड़े हैं उस तरह कोई और कौम जंग आज़ादी नहीं लड़ सकी। अमरीका से एक महाना पर्चा निकलता है जिससे आप भी यकीनन वाकिफ़ होंगे। उसका नाम है रीडर्स डाइजेस्ट। अंग्रेज़ी का ये पर्चा सारी दुनिया में जाता है और लोग उसे शौक से पढ़ते हैं। कहा जाता है कि उस पर्चे में छपा हुआ एक एक लफ्ज़ हकीकत होता है और ये मुबालगा आराई से पाक होता है। मैं जब मुद्दत के बाद अपने वतन वापस आया था तो मैंने देखा कि रीडर्स डाइजेस्ट हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मकबूल है जितना अपना उर्दू का कोई पर्चा नहीं होता। एक बार मैंने उस पर्चे में इंडोनेशियन मुसलमानों की जंग आज़ादी के मुतल्लिक तफसीली मजमून पढ़ा। चूँकि मैंने ये जंग इब्तदा से फ़तह तक देखी थी, मैं इंडोनेशियन मुसलमानों के दू बदू कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ा भी था, इसलिए मैंने ये मजमून बड़े शौक़ से पढ़ा। मजमून उस अखबारी रिपोर्टर ने लिखा था जिसने ये सारी जंग आज़ादी अपनी आँखों देखी थी। उसने अमेरिका की एयरफोर्स के हवाबाजों को बहुत खराज तहसीन पेश किया था कि वो इतनी कम बुलंदी पर जाकर इंडोनेशियन मुजाहिदीन पर बमबारी और फायरिंग वगैरह करते थे जहां दरख्तों और पहाड़ों से टकरा कर तबाह हो जाने का खतरा था। उसने इंडोनेशियन मुसलमानों के जज्बे की और उनकी कुर्बानियां देने के अंदाज की भी तारीफ की, लेकिन अपनी एयरफोर्स की बात इस तरह कर रहा था जैसे उसके मुल्क के हवाबाज दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इंडोनेशियन मुजाहिदीन किस शिद्दत से लड़े थे और उन्होंने दुनिया की उस वक्त की बड़ी ताकतों को बेहाल कर दिया था। मैंने पहले बताया है कि 3 मुल्कों की फ़ौजें इंडोनेशियन मुसलमानों का कला कमा करने के लिए लड़ रही थी। अमेरिका, बरतानिया, वलंदेज़ी और ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान की अफवाज जो अंग्रेज़ के मातहत थीं। अमेरिका और बरतानिया के हवाई बेड़े भी इंडोनेशियन हुर्रियत पसंदों पर आग बरसा रहे थे। उनके बहरी जंगी जहाज़ भी आग उगलते रहते थे। रीडर्स डाइजेस्ट के मजमून में मुसन्निफ ने लिखा कि अमेरिका के हवाई जहाज़ बहुत कम बुलंदी पर जाकर जंगलों में बमबारी और फायरिंग वगैरह करते थे और ख्याल ये होता था कि इतनी ज़्यादा बमबारी से उस जंगल में कोई जानदार जिंदा नहीं रहा होगा। लेकिन नीचे से इंडोनेशियन मुजाहिदीन हवाई जहाज़ों पर राइफलों और मशीन गनों से फायरिंग करते थे। उन्होंने चंद एक हवाई जहाज़ गिरा भी लिए थे। अमरीकी एयरफोर्स के हवाई जहाज़ आग बरसाकर चले जाते तो बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स के हवाई जहाज़ आ जाते थे। उन दोनों मुल्कों के जासूस इंडोनेशिया में मौजूद थे। वो अक्सर औकात सही निशानदही करते थे कि फ़लाँ जगह में फ़लाँ जंगल गोरीलों का एक गिरोह इस वक्त मौजूद है या फ़लाँ जगह गोरीलों का कमांडर कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वहाँ गोरीलों का अच्छा खासा झमघट्टा है। हवाई जहाज़ फ़ौरन वहाँ पहुँचते और ऐन उसी मुकाम पर बमबारी करते, लेकिन दुश्मन के जासूस जब खबरें भेजते कि गोरीलों का कितना नुकसान हुआ है तो वो सिफर हुआ करता था। इसकी वजह यह थी कि वहाँ के गोरीला कमांडरों ने बुलंदियों पर देखभाल की पोस्टें बना रखी थी जो दूर से हवाई जहाज़ आता देखकर हर किसी को खबरदार कर देती थी। रीडर्स डाइजेस्ट के इस मजमून में इंडोनेशियन हुर्रियत पसंदों की बहादुरी की जहाँ तारीफ़ें की गई थीं, वहाँ उनके खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा गया था। मैं समझ गया कि अमरीकियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि मुसलमान आज़ादी की जद्दोजहद करें। उस मजमून के मुसन्निफ ने मुसलमानों का जिक्र इस तरह किया जैसे कोई घटिया से लोग उठ खड़े हुए थे जिनका कतन कोई हक नहीं था कि उन्हें आज़ादी दी जाती, बल्कि ये लोग ग़ुलाम ही रखे जाने के काबिल थे। मतलब ये था
कि मुसलमानों को दबा कर तहतील करके रखा जाए और कहीं कोई इस नई इस्लामी ममलिकत वजूद में ना आए। सही अल्फाज में यूं कह लें कि अमेरिका, बरतानिया और हॉलैंड ने इंडोनेशिया की जंग आज़ादी को सलीबी जंग करार दे दिया था और वो तमाम तर दुनियाए सलीब को मदऊ कर रहे थे कि वो इंडोनेशियन मुसलमानों को तौहीद तय करने के लिए ताउन करें। फिर कुछ अरसे के बाद मेरे हाथ में अंग्रेजी का एक और पर्चा आ गया। मुझे उस पर्चे का नाम याद नहीं रहा, यही याद रह गया है कि यह हफ्त रोज़ा पर्चा था और अमेरिका से निकलता था। उस पर्चे में भी इंडोनेशियन मुसलमानों की जंग आज़ादी के मुतल्लिक एक मजमून था। उस मजमून में तो इंडोनेशियन मुसलमानों को लुटेरे और कज़ाक कहा गया था, लेकिन जिस जज्बे से इंडोनेशियन लड़े उसकी उसने तारीफ की थी। तारीफ का अंदाज ये नहीं था कि उसने लिखा हुआ हो कि इंडोनेशियन एक कौम है और आज़ादी चाहते हैं, बल्कि उसने तारीफ इस तरह की थी जैसे डाकुओं के किसी गिरोह की दलेरी की बात कर रहा हूँ। तासुब के बावजूद उसने अमरीकी एयरफोर्स के एक हवाबाज की कहानी लिखी। उसने लिखा कि ये हवाबाज कई बार इंडोनेशियन गोरीलों के ठिकानों पर और उनके झमगट्टों पर बमबारी और मशीन गन फायरिंग के लिए गया और उसने हर बार सही बमबारी की। एक बार वो 2 हवाई जहाज़ों के साथ गया, यानी 3 लड़ाका बमबार हवाई जहाज़ गए, जिनमें से एक उसका पायलट था। मजमून में उसका नाम भी लिखा था जो मेरे जहन में नहीं। इन तीनों हवाबाजों ने उस जंगल पर जिसकी निशानदही की गई थी, दरख्तों की बुलंदी पर उड़ते हुए वो तमाम बम जगह जगह गिराए जो वो लेकर गए थे और उसके बाद मशीन गन ने इस तरह फायर की जिस तरह फुवारे से पौधों को पानी दिया जाता है। फिर हुआ ये कि उन तीनों में से 2 हवाबाज वापस आए और उन्होंने बताया कि उनका तीसरा साथी गोते में गया और फिर उठा नहीं। उन्होंने उस हवाई जहाज़ में से धुआं निकलते नहीं देखा था, जिससे ये कहा जा सकता कि उसे यानी उसके इंजन में गोलियां लग गई थी और वो ऊपर उठने के काबिल नहीं रहा था। उन हवाबाजों ने अपने तीसरे साथी के हवाई जहाज़ को किसी दरख्त या पहाड़ी से टकराते हुए भी नहीं देखा। उन दोनों ने बयान दिया कि जब उनका ये साथी ऊपर ना उठा तो ये समझ लिया गया कि वो हिट हो गया है और क्रैश कर गया है। दोनों हवाबाजों ने बड़ी कम बुलंदी पर जाकर नीचे देखा और बहुत देर वहीं नीचे नीचे परवास करते रहे। आखिर उन्होंने जंगल के एक नशेब में से धुआं उठता देखा। ये स्याह धुआं था जो यकीनन उस हवाई जहाज़ का था जो गिर पड़ा था। यही कहा जा सकता था कि उसका हवाबाज मारा गया है। अमेरिका की एयरफोर्स ये मालूम करना चाहती थी कि उनका यह हवाबाज मारा गया है या कहीं और गिरकर जिंदा है, तो क्या वो जंगी कैदी बना लिया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने रेड क्रॉस वालों से कहा कि वो उस पायलट के मुतल्लिक मालूम कर दें। मैंने आपको कहानी में पहले बताया है कि इंडोनेशियन मुसलमानों की जंग आज़ादी एक बाकायदा और मुनज़्ज़म गोरीला जंग थी। उनकी बाकायदा हाई कमांड थी और उसके नीचे दूसरे हेडक्वार्टर थे जो सारे इलाके में फैले हुए थे और उन हेडक्वार्टरों के तहत गोरीला गिरोह थे जिन्हें बाकायदा एक स्कीम और प्लानिंग के तहत ऑपरेशन ऑर्डर मिलते थे और वो लड़ते थे। रेड क्रॉस वालों ने इंडोनेशियन कमांड से राब्ता कायम किया तो वहां से फौरी तौर पर कोई जवाब ना मिला और ये कहा गया कि एक अमरीकी हवाबाज को मार गिराया है और वो जिंदा भी है, लेकिन उसके मुतल्लिक अभी वो कुछ भी नहीं बता सकते। रेड क्रॉस के नुमाइंदे बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। कह दिया जाता कि उसे मार गिराया था और वो जिंदा है, या हवाई जहाज क्रैश हुआ तो वो मर गया था। 1.5-2 महीने बाद रेड क्रॉस वालों को बताया गया कि अमेरिका का वो लड़ाका हवाबाज जिंदा है और रेड क्रॉस अपने नुमाइंदे को हाई कमांड में भेज दे। ये आलमी रेड क्रॉस थी जिसे कैदी कैंप देखने का भी हक हासिल था। उसके 2-3 नुमाइंदे इंडोनेशियन गोरीलों के हाई कमांड के हेडक्वार्टर में गए तो उन्हें बताया गया कि ये अमरीकी हवाबाज अपनी मर्जी से जंगल में ज़रा जगह देखकर उतर आया था और उसका हवाई जहाज़ उतर तो गया, लेकिन आगे जगह थोड़ी थी इसलिए दरख्त से टकरा गया। लेकिन रफ्तार इतनी कम थी कि जहाज़ तो बेकार हो गया, लेकिन हवाबाज सही और सलामत बाहर निकल आया। वो इंडोनेशियन गोरीलों का जंगी कैदी था और उसे कैदी बना भी लिया गया, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से उतरा है और वो इंडोनेशियन गोरीलों के साथ रहेगा। रेड क्रॉस के नुमाइंदों ने यह बात सुनी तो वो मुस्कुराए जैसे इंडोनेशियन हाई कमांड वालों ने उनके आगे झूठ बोला हो। ये लगता ही झूठ था। कौन मान सकता था कि एक अमरीकी हवाबाज जंगल में उतर गया हो और उन गोरीलों से मिला हो जिन पर उसे बमबारी के लिए भेजा गया था। रेड क्रॉस वाले नहीं माने। हाई कमांड से उन्हें कहा गया कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं। अगर ये अमरीकी हवाबाज जंगी कैदी है तो वो जंगी कैदी ही है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे बुला लिया जाएगा और आप उसे अलग बिठाकर पूछ सकते हैं। हाई कमांड के अफसर ने यह भी कहा कि 1.5-2 महीने बाद उसने उन्हें यह बात बताई कि इतना अरसा वो उस अमरीकी हवाबाज की जांच पड़ताल करते रहे थे कि वो कहाँ तक सच बोल रहा है कि वो इंडोनेशियन गोरीलों के साथ आन मिला है। इंडोनेशियन उसे झूठा और फरेबकार समझते थे। आखिर उन्हें 1.5-2 महीने बाद एतबार आ गया कि वो जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। मैं जिस पर्चे का हवाला दे रहा हूँ उसमें लिखा था कि हवाबाज को बुलाया गया और उसे रेड क्रॉस के नुमाइंदों के हवाले कर दिया गया। उस हवाबाज ने कहा कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर इंडोनेशिया में उतरा है।
रेड क्रॉस वालों को शक था कि उसकी किसी न किसी तरीके से ब्रेन वॉशिंग की गई है या उसे ऐसी दवाइयां पिलाई गई हैं जिन्होंने उसके जहन से उसका माजी निकाल दिया है और ये उन्हीं गोरिलों का होकर रह गया।